हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश की सेकंड बुक प्रोज फॉर यंग लर्नर्स का जो सेकंड चैप्टर है द पावर ऑफ वुमेन, रिचर्ड गॉर्डन द्वारा लिखा गया, उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए अपडेट्स हों वो आप तक पहुंचते रहें। ये निबंध हमें बताता है कि कैसे स्त्रियां मनुष्यों को जीवन में बड़ा काम करने के लिए विवश करती हैं। ये एक युवक की कहानी है जिसकी दादी बहुत धनी थी और वह उसे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे देती थी। वह डॉक्टरी की पढ़ाई में 4 बार फेल हुआ। उसकी सब असफलताएं सावधानी से सोच समझकर की गई थी। उसकी बूढ़ी दादी कई बीमारियां थी। वह चाहती थी कि उसका कोई संबंधी डॉक्टरी की पढ़ाई करे और उसका इलाज करे। उसने उसे डॉक्टरी पेशे में जाने के लिए खर्च देने की पेशकश की। दुर्भाग्य से दादी मर गई। उसकी वसीयत में एक वाक्य के अनुसार जब तक वह डॉक्टरी का विद्यार्थी था, युवक को 1000 पाउंड प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। उसने महसूस किया कि वह अपना बाकी जीवन दादी के धन पर लंदन में व्यतीत कर सकता था। जब लेखक ने मेडिकल स्कूल में प्रवेश किया, ग्रिम्सम एक लड़की से प्यार करने लगा। उसने उसे शादी का प्रस्ताव रखा। उसने ग्रिम्सम को अपना पति मानने के इनकार कर दिया जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता। उसे उस लड़की की शक्ति के कारण परीक्षा पास करने के लिए सख्त परिश्रम करना पड़ा। स्त्री की शक्ति महान है। उनकी खातिर मनुष्य पहाड़ों पर चढ़ते, युद्ध लड़ते, काम पर जाते और दूसरे कठिन काम करते हैं। और इस स्टोरी की समरी है, अक्टूबर के आरंभ में सेंट सेड्विन हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल लंदन में 30 नए विद्यार्थी इकट्ठा हुए ताकि वे डीन का स्वागती भाषण सुन सकें। अपने बाजू के नीचे फाइल रखे लेखक पत्थर की सीढ़ियों पर गया और पहली बार गंदे हॉल में प्रवेश किया। द्वार पर हाथ ऊपर भाषणालय की ओर इशारा करता था। रास्ता एक सीढ़ी से जाता था जो अंधेरे में जाकर समाप्त हो जाता था। लेखक इस पर चढ़ा और स्वयं को एक भूरे रंग के दरवाजे के साथ पाया जिस पर एक स्प्रिंग लगा हुआ था जो दरवाजे को खोलते समय शोर करता था। यह दरवाजा छोटे छोटे लकड़ी के बेंचों की कतार के पीछे जाता था और ये बेंच भाषण देने वाले बेंच के पीछे फुटबॉल स्टैंड की तरफ खड़े थे। बेंचों के पीछे 3 बड़े ब्लैक बोर्ड थे जो द्वार पर बेंचों के साथ लगे हुए थे। छत पर 3 लोहे के पतले गार्डर लगे हुए थे जिसमें 6 बिजली के ग्लोब थे जो रोशनी को बढ़ाते थे। लेखक लज्जित सा बेंचों की आखिरी पंक्ति में बैठ गया। बहुत से नए विद्यार्थी पहले ही पहुंच गए थे। वे इधर उधर कतारों में बैठे हुए थे। थोड़े एक दूसरे को जानते दिखाई देते थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ बिखरे हुए थे और चुपचाप थे और सामने ब्लैक बोर्ड की ओर देख रहे थे जैसे गिरजाघर में एकत्रित हुए लोग पूजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भिन्न भिन्न प्रकार के जबरदस्ती भर्ती किए गए रंग रूटों की तरह थे। अधिकतर विद्यार्थी लेखक की आयु के थे। लेखक की कतार की अगली कतार का अधेड़ आयु का व्यक्ति कॉपी पेंसिल के साथ कुछ निजी नोट लिख रहा था। बार बार वह उछलता और इधर उधर बड़ी बेचैनी से देखता। उसकी पंक्ति में अगला गंदे बालों वाला लड़का 15 वर्ष का लगता था। वह बड़ा एकाग्रचित होकर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ रहा था। वक्ता के डेस्क के ऊपर दीवार की घड़ी पर 10:20 हो गए थे। दिन को फिर से देर हो गई थी। लेखक ब्लैक बोर्ड की ओर देख रहा था जब पीछे के दरवाजे का शोर हुआ और एक और विद्यार्थी ने प्रवेश किया। नए आने वाले ने पूछा, मेरे अंदर जाने का आप बुरा तो नहीं मानेंगे? लेखक बाहर जाने वाले दरवाजे से दूर रहने से घृणा करता है। उसने जल्दी से बेंच उठाया। उसके गिर्द नया आदमी काफी आरामदायक दिखाई देता था। वह बाकी क्लास में कद से बड़ा लगता था। वह सुंदर जवान आदमी था।
उसके घने और काले बाल थे और छोटी छोटी मूछें थी। उसने भूरे रंग की जैकेट और कार्डराय की पतलून पहनी हुई थी। हरे रंग की कमीज और नक टाई के साथ पर पीली सिल्क थी। वह फर्श पर बैठ गया और पास काले रंग की चलने वाली छड़ी रखी थी। उसने अपनी छाती वाली जेब में एक ताल का चश्मा निकालकर उद्यमी अरुचि से अपने साथियों का निरीक्षण किया। फिर उसने द टाइम्स पत्रिका खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में लेखक को पता चला कि वह उसका नाम ग्रिम्सडिक है। 10 मिनट के लिए कमरे में बिल्कुल शांति थी, जो नए आने वाले के पन्ने को उल्टाने से टूटती थी। 10:30 बजे आधा घंटा लेट डेस्क पीछे दरवाजा खुला और डीन ने प्रवेश किया। वह मुस्कुराता था और उसे प्रसन्नता थी कि वह एक पल खड़ा हुआ और एक पादरी की तरह मुस्कुराया जो अपने नए उम्मीदवारों का निरीक्षण कर रहा हो। डीन लेट नहीं था, बल्कि काफी जल्दी में था। उसने ग्रुप में विद्यार्थियों का सेंट स्टीफन में स्वागत किया। उसने स्कूल के इतिहास और परंपरा पर उल्लेख किया, फिर जल्दी से डॉक्टरी के धंधे के नैतिक सिद्धांतों के बारे में बताया। उसने वर्णन किया कि भविष्य में हम व्यवसाय संबंधी भेदों पर पाबंद रहेंगे, मरीजों की पत्नियों से प्यार करने और अस्पताल में के आंगन की घास पर चलने के लिए मना किया। अंत में उत्साह पर श्रोतागणों को व्याख्यान दिया और चला गया। उसने 77 मिनट में अपना भाषण समाप्त किया। मुझसे अलग अगले छात्र ने डीन की उपस्थिति को मान्यता इस प्रकार दी कि उसने अपने कागज को 2-3 बार तय किया और सामने वाले मनुष्य की ओर आड़ में इसको पढ़ा। पत्र वाले आदमी ने कहा कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है। उसी समय विद्यार्थियों के पाँव की आवाज ने उसे परेशान किया। उसने अपनी ऐनक में से घड़ी पर देखा। क्या उसने अस्पताल की परंपराओं के बारे में कुछ कहा है? लेखक ने उसे बताया कि उसने अस्पताल की परंपराओं बारे में बहुत कुछ कहना था। छात्र ने अपनी भवें ऊपर की। अगले वर्ष वह 14 मिनट से अधिक भाषण न देगा। लेखक नवयुवकों से ये सवाल पूछे बिना ना रह सका। तुमने पहले भी उसका भाषण सुना होगा। मेरे विचार में तुम हमारी तरह पहली बार तो यहाँ नहीं आए। उसने हल्की मुस्कान से कहा कि मैं चौथी बार डीन का भाषण सुन रहा हूँ। मैं तो आज भी ना आता, लेकिन मैं तारीखों के बारे में कुछ भूल सी खा जाता हूँ। मैं शरीर रचना विज्ञान और भाषण सुनने की आशा कर रहा था। बाकी श्रेणी के लड़के एक एक करके दरवाजे के भीतर से गुजर रहे थे। वे लोहे की सीढ़ियों के नीचे खड़खड़ की आवाज़ें से आ रही थी। लेखक और उसका दोस्त भी उठ खड़े हुए और कतार के आखिर में जा मिले। लेखक ने बड़े सम्मान से कहा कि तुम वरिष्ठ छात्र हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथी ने शून्यचित होकर एक मसले हुए कागज को छड़ी से एक तरफ कर दिया। मैं तुमसे 1 मिनट भी सीनियर नहीं हूँ और वर्ष के आखिर में मैं फिर यहाँ आ जाऊँगा। सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए मैंने पूछा कि क्या तुम यहाँ जबकि सावधानी प्रयोग की जाए। मैंने उससे पूछ ही लिया कि वह बार बार क्यों फेल होता है। वह कुछ अजीब सा प्रतीत होने लगा। उसने कुछ रहस्यमय ढंग से कहा कि इसमें मेरा अपना ही रहस्य है। मैं तुम्हें एक दिन बता दूंगा। मुझे उसके रहस्य का शीघ्र ही पता चल गया। मेडिकल स्कूल में तो ये सर्वविदित बात थी। पहले वर्ष के छात्रों को भी जल्दी पता लगा। उसके परीक्षा में ना पास होने के लिए उसकी अमीर दादी जिम्मेदार थी। उसने बुढ़ापे को बोर्निमाउथ में व्यतीत किया था। उसे कोई काम ना था, इसलिए उसे कई रोग लग गए। वे रोग भी समय व्यतीत होने पर ठीक हो गए, क्योंकि बड़े अच्छे डॉक्टर उसकी देखभाल करते थे। जब भी वह बीमार पड़ती, तब ही डॉक्टरों की धंधे की प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ गई।
उसे केवल इस बात का खेद था कि उसके अपने परिवार में कोई डॉक्टर नहीं था। इस कमी को केवल वह ही पूरा कर सकता था। उसने अपने मन में यही विचार बना लिया, जबकि उसकी स्कूल में ही था कि वह उसे मेडिकल स्कूल में भेजकर उसकी शिक्षा दिलवाएगी और उसका सारा खर्च भी उठाएगी। बदकिस्मती से शीघ्र ही उसको एक बीमारी हो गई। डॉक्टर उसको ठीक न कर सके और वह चल बसी। लेकिन उसके मृत्यु लेख के अनुसार उसको उस समय तक 1000 पाउंड प्रति वर्ष मिलने थे जब तक वह डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी न कर लेता। इस तरह वह बिना काम किए ही प्रसन्नता का जीवन व्यतीत कर रहा था। वह परीक्षा में फेल होने का हर बार भरसक प्रयत्न करता। वह हफ्ते में 1-2 बार अस्पताल आता और अपनी फीस आदि दे देता। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने नाइट्स ब्रिज में मकान ले रखा था। उसके पास 2 सीटों वाली पुरानी कार भी थी। उसके कई मित्र थे और उसके पास फालतू समय भी बहुत था। कई बार अपने किसी साथी से वह कहता है कि मैं शान से जीना भी जानता हूँ। जब लेखक ने स्कूल में प्रवेश किया तो ये स्थिति बहुत देर तक न रह सकी। अब उसको एक लड़की के साथ प्रेम करने लगा। वह लड़की बड़ी चालाक थी। लड़की ने उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जब तक वह अपने स्वभाव को ना बदले। वह लड़की चाहती थी कि वह डॉक्टर बन जाए। वह स्कूल में बार बार फेल होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकती थी। इस तरह उसको मजबूर होकर किताबें खरीदनी पड़ी और परिश्रम करना पड़ा। यही है, स्त्रियों की खातिर आदमी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, युद्धों में लड़ते हैं, कई काम करते हैं और भी कई ना चाहने वाले कठिन काम भी करते हैं। वह लड़की अवश्य ही गुलामों के स्वामी जैसे व्यक्तित्व की मालिक होगी। उससे प्रेरित होकर उसने परिश्रम किया और डॉक्टर बन गया।